अध्याय 22। विराम चिन्ह। पंक्चुएशन मार्क। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। जब हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ बोलते हैं तो बीच बीच में एक विचार या उसके कुछ अंशों को प्रकट करने के पश्चात थोड़ा रुकते हैं। रुकने की इसी क्रिया को व्याकरण की भाषा में विराम कहते हैं। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए हमें विराम चिन्हों के उचित प्रयोग पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। विराम चिन्हों को उचित स्थान पर न लगाने से वाक्यों के अर्थों में अंतर आ जाता है, जिस कारण हमारी बात दूसरों तक उचित प्रकार से नहीं पहुंच पाती। जैसे पहला, रोको मत जाने दो। इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। दूसरा, रोको मत जाने दो। इस वाक्य में रुकने का बोध हो रहा है। तीसरा, रोको मत जाने दो। इस वाक्य में न रुकने का बोध हो रहा है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों का अर्थ बदल गया है। अतः हम यह जान गए हैं कि विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है। भाषा के लिखित रूप को विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पहला, पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यह सामान्य कथन की पूर्णता का बोध कराता है। जैसे कार्तिक और ऋषभ यमुना नगर चले गए। निशा अच्छा अभिनय करती है। दूसरा, अर्धविराम। पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाना जी चले गए, वे फिर मिलने आ जाएंगे। तीसरा, अल्प विराम। अर्धविराम से कम देर तक रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एक तरह के शब्दों के बीच भी किया जाता है। संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जैसे प्रीति, मयंक, अनिल और कुणाल को पुरस्कृत किया गया। राकेश, जाकर अंजू को बुला लाओ। चौथा, विवरण चिन्ह। किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य के दो भाग हैं। क, उद्देश्य। ख, विधेय। पांचवा, प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे, क्या तुम्हारी नौकरी लग गई? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? क्या तुम अपने चाचा के घर जा रहे हो? छठा, विस्मय सूचक। विभिन्न भावों, शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पुकारने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे, छी, कितनी गंदगी है यहाँ। सातवां, उद्धरण। फ, या। जब किसी व्यक्ति का कथन मूल रूप से लिखा जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह फ, या का प्रयोग किया जाता है। जैसे, साहित्य समाज को दिशा प्रदान करता है, डॉक्टर ब्रजकिशोर पाठक ने कहा। पुस्तकों के नाम अथवा लेखकों के उपनाम एक हरे उद्धरण चिन्ह में लिखे जाते हैं। किसी के उपमान, पुस्तक, कविता आदि के शीर्षक के साथ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की अमर रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाकवि थे। आठवां, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों के बीच शब्दों को दोहराते समय और तुलनावाचक सा, सी,
से शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे सुख दुख, माता पिता, चरचर। बच्चे ने रोते रोते सारा हाल कह सुनाया। अब लक्ष्मण सा भाई मिलना मुश्किल है। नवा निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग किसी कथन, उदाहरण, उद्धरण और विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे मयूरी ने कहा, मैं बस द्वारा शिमला जाऊंगी। प्यारे मोहन ने सूची पढ़ी, दालें, नमकीन, मसाले, साबुन, इलायची। निम्नलिखित छात्रों को सम्मानित किया जाएगा: मनीष शुक्ला, सन्नी शर्मा, संजय सोनी, अभिषेक कुमार और अंकित शर्मा। 10वां कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग अंकों या नाम आदि में किया जाता है, जैसे 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक। क पायल, ख प्रिया, ग हर्ष, घ राजू। 11 हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द या शब्दांश के छूट जाने पर किया जाता है और छूटे हुए शब्द या शब्दांश को ऊपर लिख दिया जाता है। 1 जैसे सुभाष झा अच्छे अधिकारी समझे जाते हैं। 12 लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, डॉ, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा। हमने जाना। व्याकरण में बोलते या लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को विराम कहते हैं। विराम चिन्हों के अनुचित प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। भाषा के लिखित रूप को विराम देने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं।